हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2020 असम सर्कल का। तो जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। अगर आप इनको खुद सोल्व करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारी क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर्स नहीं किए तो आप अपना एग्ज़ाम जो है उसको मिस करेंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी पोस्टमैन का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें एक राजस्थान का बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जिनमें से प्रीवियस ईयर में से उठा के डाला हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेने, और साथ में आपके जो पोस्टमैन के एग्जाम हुए हम आपको वो भी सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीडीएस टू एमटीएस का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2020 असम सर्कल का। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव कम्स अंडर विच पोस्टल सर्कल। तो हमारे पास जो दमन और दीव है किस पोस्टल सर्कल के अंडर आते हैं, गुजरात पोस्टल सर्कल के अंडर आते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। जनरली हु हैज़ द अथॉरिटी टू फिक्स वर्किंग आवर्स ऑफ द एनी पोस्ट ऑफिस। आमतौर पर किसी डाकघर के काम के घंटे तय करने का अधिकार किसके पास होता है, हेड ऑफ सर्कल के पास होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर अकेला वर्किंग पूछा हो, यहाँ पे वर्किंग आवर्स पूछा है तो हेड ऑफ सर्कल हो जाएगा, बट अकेला वर्किंग पूछा है यानी कि अगर नाइट पोस्ट ऑफिस का जो काम है वो निर्धारित करना है तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाएगा, डीजी के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें दोनों सेंटेंस ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें बतानी है। दी हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब पोस्टल सर्कल इज एट अमृतसर। जो हमारे पास पंजाब पोस्टल सर्कल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमृतसर में, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारे पास पंजाब का पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। दी हेडक्वार्टर ऑफ गुजरात सर्कल इज एट सूरत। गुजरात का यहाँ पे बोला गया कि हेडक्वार्टर जो है सूरत का सूरत में है, तो गुजरात का हमारे पास गांधीनगर में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगी हमारे पास, बोथ सेंटेंसेस फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ऑन नॉर्मल वर्किंग डेज द बिजनेस आवर्स विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी इज। सामान्य कार्य दिवसों में डाक टिकट और स्टेशनरी की बिक्री के संबंध में जो व्यावसायिक घंटे हैं वो क्या है। यानी कि जो हमारे पास पोस्ट ऑफिस में सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी जो स्टैम्प्स होती हैं या हमारे पास जो स्टेशनरी होती है उसको बेचने के लिए जो कामकाज के घंटे रहते हैं वो कितने रहते हैं, ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस। डाकघर के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान ये काम होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे भी हमें वही है कि हमें सेंटेंस ध्यान से पढ़ने है, उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बतानी है। ऑप्शंस क्या बोलेंगी है, रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होती हैं, जो हमारे पास राजस्व टिकटें होती हैं, उनका जो काम है या उनका यूज़ जो है वो डाक भार का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। द मेन पर्पज ऑफ फ्लैटली ब्यूरो इज टू काटर द नीड्स ऑफ फ्लैट लिस्ट्स एंड स्टैम्प कलेक्टर्स। जो फ्लैटली ब्यूरो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और स्टैम्प संग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करना। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड है वो ही सिर्फ करेक्ट है, तो ओनली सेंटेंस सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे भी हमें क्या बोला गया कि ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ने और हमें यहाँ पे सही बताना है। जनरली स्टैम्प्स शुड बी पेस्टेड ऑन राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। तो जो हमारे पास डाक टिकट होती है वो कहाँ पे चिपकाई जाती है, जो हमारे पास एड्रेस साइड होती है, जिस साइड पता लिखा जाता है उसके उस साइड राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे, यानी कि आपके दाएं हाथ में उपले कोने पर चिपकाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। एवरी आर्टिकल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिसेज। प्रत्येक वस्तु पर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि बोथ सेंटेंसेज फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन डज नॉट कम्स अंडर प्रोहिबिट आर्टिकल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन निषिद्ध वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस ये हमारे पास प्रोहिबिट आर्टिकल है। एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड ये भी हमारे पास प्रोहिबिट आर्टिकल्स में आता है। लिविंग क्रिएचर ये भी हमारे पास किस में आता है, प्रोहिबिट आर्टिकल्स में आता है। गोल्ड कॉइन्स और बुलियन ऑफ बोथ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10,000 ये हमारे पास प्रोहिबिशन में नहीं आता है। अगर हमारे पास गोल्ड और बुलियंस है जिनकी वैल्यू जो 10,000 रुपये से कम है तो वो प्रोहिबिशन में नहीं आते हैं, उनको ट्रांसमिशन किया जा सकता है। Official postal articles when posted by government officials who is authorized to use service stamps must bear the superscription as। आधिकारिक डाक लेख जब सरकारी अधिकारी द्वारा पोस्ट किए जाते हैं तो सेवा टिकटों पर उपयोग करने के लिए अधिकृत होते हैं तो सुपरस्क्रिप्शन करना चाहिए। तो उनके ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस ये वाली सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी।
उसके बाद क्या बोला गया, फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बतानी है, दोनों ऑप्शंस पढ़ के। पोस्ट ऑफिस आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल गलत है। हमारे पास जो पोस्ट बॉक्सेस होते हैं उनके लिए निर्धारित किराया जो है वो देना पड़ता है। पोस्ट बॉक्सेस आर अवेलेबल इन ऑल पोस्ट ऑफिसेज इंक्लूडिंग बीओज। उसके बाद क्या बोला है कि जो पोस्ट बॉक्स होते हैं वे सभी पोस्ट ऑफिसेज में उपलब्ध होते हैं, इंक्लूडिंग हमारे जो बीओज होते हैं, ब्रांच ऑफिसेज होते हैं। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे पास गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास बोथ सेंटेंसेज फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्ट। उसके बाद क्या बोला गया, फॉलोइंग टू सेंटेंसेस भी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे भी हमारे पास वही बोला गया कि दोनों आपको ध्यान से पढ़ने हैं, उसके बाद हमें करेक्ट जो है वो बताना है। पोस्टल आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड इवन ऑन इनडेफिनेट एड्रेस। जो पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं उनको इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित पते पर भी डिलीवर किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है। पिन कोड फैसिलिटीज इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स। जो पिन कोड फैसिलिटी होती है, पिन कोड लेख जो होती है, प्रणाली होती है, ये वितरण की सुविधा को क्या करती है, प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है हमारे पास। अगर आपने पिन कोड गलत लिखा हुआ है तो आर्टिकल आपका सही जगह पे नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी, केवल बाकी दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन इज एन एड ऑन फैसिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, विजिबिलिटी एंड स्पेशल ट्रीटमेंट टू अ बुक आर्टिकल इन विच रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। पंजीकरण एक पुस्तक लेख को सुरक्षा, दृश्यता और विशेष उपचार देने के लिए एक एड ऑन सुविधा है। यानी कि आप अगर किसी भी आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस आर्टिकल की सिक्योरिटी, विजिबिलिटी और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि उसका अच्छी तरह से ख्याल रख के उसको भेजा जाएगा, तो उसके लिए सावधानी बरती जाएगी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस वस्तु के मामले में जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी नहीं है। तो अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, एनी वैल्यूएबल आर्टिकल उसकी रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होती है, बट एनी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होती है। एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम इन वेट, अगर कोई भी पार्सल 4 किलोग्राम से दिखा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट इज स्पेशली डिजाइन टू cater टू द नीड्स ऑफ ई कॉमर्स एंड फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर दिस प्रोडक्ट इज, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक जो पैकेट है विशेष रूप से सीमा पार लेन देन के लिए ई कॉमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उत्पाद के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है, तो इसके लिए 2 किलोग्राम मैक्सिमम वेट लिमिट है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज। तो एसएसए का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पूछा गया, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी पता होने चाहिए, जैसे सेविंग का क्या चल रहा है, सुकन्या का, पीपीएफ का या फिर एससीएस का, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट चल रहा है, 7.6% पर एनुम के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट इसके ऊपर अभी चल रहा है। उसके बाद क्या बोला गया, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोली गई है, ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटांस टू इंडिया इज परमिसिबल। भारत में केवल आवक व्यक्तिगत प्रवेशन की अनुमति है, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अ सिंगल बेनिफिशियरी कैलेंडर ईयर 30। तो एक कैलेंडर वर्ष में क्या है कि एक जो हमारे पास बेनिफिशियरी है उसके द्वारा केवल 30 जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं वो रिसीव की जा सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। अमाउंट अप टू 50,000 कैन बी पेड टू बेनिफिशियरी इन कैश। जो 50,000 रुपये तक जो राशि है वो नकद में उसको भुगतान किया जा सकता है बेनिफिशियरी को, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम ऑफ 5,000 USD एट अ टाइम कैन बी ट्रांजैक्टेड। एक ही बार में अधिकतम 5,000 USD का लेन देन किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है। 2500 USD से अधिक की ट्रांजैक्शन एक बार में नहीं की जा सकती है। इन विच ईयर द कंसेप्ट ऑफ माई स्टैम्प वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में माई स्टैम्प की अवधारणा किस वर्ष पेश की गई थी, 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट PDA कैन बी ओपन विद द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ। तो जो हमारा फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट है मिनिमम 200 रुपीज से खुलता है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिसीज आर ऑफर्ड अंडर RPLI। RPLI के तहत कितने प्रकार की पॉलिसियाँ पेश की जाती हैं, तो 6 टाइप की पॉलिसीज हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। इन विच ईयर PLI इंश्योरेंस कवर एक्सटेंड टू फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ पोस्टल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। जो हमारे पास P&T डिपार्टमेंट विभाग की महिलाएं कर्मचारी हैं उनके लिए PLI जो बीमा कवर है उसको किस वर्ष बढ़ाया गया था, तो 1894 में बढ़ाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र इज ज्वाइंट
इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन विद बीच ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है किस मंत्रालय के साथ डाक विभाग की संयुक्त पहल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मंत्रालय उसके साथ जोड़ के हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या शुरू किया है, जो हमारे पास पासपोर्ट सेवा पोस्ट ऑफिस के अंदर है। उसके बाद क्या बोला गया, कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन, कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन राइट फ्रॉम मेल प्रेपरेशन टू मेल डिलीवरी कम्स अंडर, मेल तैयार करने से लेकर मेल डिलीवरी तक का पूरा मेलिंग समाधान किसके अंतर्गत आता है, तो बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू 5 ईयर टाइम डिपॉजिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 5 वर्षीय सावधिक जमा के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि टीडी खाते के बारे में हमें यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 इज 5.5% पर एनम। वित्त वर्ष 2000 हमारे पास 21 और 22 में इसका जो ब्याज चल रहा है वो 5.5% है, ये गलत है हमारे पास। क्वालिफाइज फॉर बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत इसको क्या है हमारे पास इनकम टैक्स से छूट है, बिल्कुल सही बात है। अकाउंट कैन बी ओपन विद कैश और चेक, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्री मैच्योर एनकैशमेंट इज नॉट अलाउड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ से पहले आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको बंद नहीं करवा सकते हैं, ये भी हमारे पास सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ए। बट इज द टैरिफ फॉर लोकल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बेइंग अप टू 50 ग्राम्स, 50 ग्राम तक वजन वाले स्थानीय स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए जो टैरिफ है यानी कि जो चार्जेस लगेंगे वो कितने लगेंगे, 15 रुपीज़ लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द नेशनल फिलैटली म्यूजियम इज, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय किस शहर में है, तो न्यू दिल्ली में है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस इज एसोसिएटेड विद बीच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स, प्रधान अभिलेख कार्यालय निम्न में से किस इकाई से संबंधित है, तो हमारे पास HRO जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस है ये किससे संबंधित है हमारे पास, तो ये हमारे पास रेलवे मेल सर्विस से संबंधित है, यहाँ हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफिस वेयर ओनली क्लोज्ड बैग्स रिसीव एंड डिस्पैच इज कॉल्ड, एक कार्यालय जहां केवल बंद बैग प्राप्त होते हैं या भेजे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद रेलवे मेल सर्विस, निम्न में से कौन सा शब्द रेलवे मेल सर्विस से नहीं जुड़ा हुआ है, ऑप्शन क्या बोली गई है, सब रिकॉर्ड ऑफिस, सब्सिडारी सॉर्टिंग असिस्टेंट, सेट ऑफ सेक्शन, नोडल पोस्ट ऑफिस। तो नोडल पोस्ट ऑफिस जो है ये हमारे पास रेलवे मेल सर्विस से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं जो हमारे पास जीके के क्वेश्चंस है। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया बीच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टार्टेड विद दांडी मार्च, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो कौन सा हुआ था हमारे पास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, एट विच प्लेस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड इन 1906, तो हमारे पास 1906 में किस स्थान पर क्या हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास, रिवर मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग, मानस नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। एट बीच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जॉइंट्स, निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, तो नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। द सूफी फिलोसफी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो सूफी दर्शन है मुख्य रूप से निम्नलिखित की धारणा पर आधारित है, तो कौन सी, यूनिटी विद गॉड, यहाँ पे भी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो हमारे पास 29 अगस्त को मनाया जाता है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, महान पुरस्कार, जो हमारे पास नोबेल प्राइज है पहला व्यक्ति किसे जो है प्राप्त हुआ था ये नोबेल प्राइज, तो हमारे पास जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। बीच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स राइट टू फ्रीडम गिवन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को दिए गए स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करता है, तो हमारे पास रूल नंबर जो आर्टिकल नंबर जो हमारे पास 19 है इसमें हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी सी। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इज एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ, भारत के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो किसके होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएंगी।
उसके बाद है टू हैव अ हाई सेंस ऑफ मोरल एंड एथिकल बिहेवियर दैट अर्न्स रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स वन मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग। नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना रखने के लिए जो दूसरों का सम्मान अर्जित करता है, व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए। तो उसका हमारे पास क्या मजबूत होना चाहिए? करैक्टर मजबूत होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 की ए ऑप्शन जो हमारे पास सही हो जाएगी। अब आता है हमारा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? बट विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर ₹100 इन्वेस्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमारे पास कि 100 रुपए की राशि के ऊपर कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा अगर उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 15% पर एनम है और टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2 years। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल जो है हमारे पास मूलधन कितना है? 100 रुपीज है। उसके बाद जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो कितना बोला गया है? 2 years बोला गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला गया है हमारे पास? 15% पर एनम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? 15 दूना 30 रुपए, यानी कि उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 30 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? इन अ क्लास द वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 52 किलोग्राम्स, 65 किलोग्राम्स, 59 किलोग्राम्स, 60 किलोग्राम्स एंड 54 किलोग्राम्स। कैलकुलेट द एवरेज वेट। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज क्या हो जाएगी हमारे पास? इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? जितने भी हमारे पास यहाँ पे वेट दिए हुए हैं इनको पहले हम ऐड करेंगे। 65 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 54 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 और 5 अपॉन 5 आ जाएगा। अब इनको जोड़ के हमारे पास आएगा 290 अपॉन क्या आएगा? 5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 58 आंसर। तो ये आ गया हमारे पास इनकी एवरेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास? इफ अ टैक्सी ड्राइवर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर्स इन 9 मिनट देन कैलकुलेट हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या बोला गया? अगर एक टैक्सी ड्राइवर है 9 मिनट में 900 मीटर की दूरी वो तय करता है तो हमें क्या करना है कि उसकी मीटर पर मिनट में हमें उसकी स्पीड चाहिए। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है कि उसका जो डिस्टेंस है वो कितना कवर कर रहा है? 900 मीटर। और टाइम कितना लगा रहा है वो? 9 मिनट। अब स्पीड क्या होती है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस कितना है? 900 अपॉन हमारे पास टाइम ले रहा है वो कितना है? 9 मिनट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 मीटर पर मिनट के हिसाब से वो चल रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? बट विल बी द टोटल एडेड वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 50 एंड 25% ऑफ 25। यानी कि हमारे पास बोला गया है कि 50 का 50% और 25 का 25% अगर इनको जोड़ा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है हमारे पास? 50% ऑफ 50 प्लस बोला गया है हमारे पास 25% ऑफ 25। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो यहां से क्या हो जाएगा? 50 अपॉन 100 इंटू 50 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 25 इंटू क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 100। तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 50 से ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 5 पंजे 25 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 4 25/4। तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, 4 यहाँ पे रह जाएगा 25 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 25 गुना 400 प्लस 25 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 125 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 31.25। ये आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास? ए कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days एंड फॉर द सेम वर्क बी टेक्स 10 days। इन हाउ मेनी डेज एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे बोला गया कि एक काम को ए खत्म करने के लिए 5 दिन लेता है, बी उसी काम को करने के लिए 10 दिन लेता है। अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो टोटल कितने दिनों में उस काम को खत्म कर देंगे? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले ए इज इक्वल टू लिख लेंगे आप 5 days और जो बी है वो कितने ले रहा है? 10 दिन। तो यहां से सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे। जो भी आपका एलसीएम आएगा आप उसको क्या मानेंगे? उसको मानेंगे टोटल वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 20 यूनिट। इसको मान लेते हैं कि ये टोटल काम है जो इन दोनों को करना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 1 डेज वर्क क्या आ जाएगा हमारे पास? अब ए 5 दिन में हमारे पास 20 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा?
4 यूनिट। और इसी तरह बी अगर 10 दिन में एक काम को कर रहा है तो 20 यूनिट काम को करने के लिए वो कितना टाइम लगाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर वो 10 दिन में 20 यूनिट काम खत्म कर रहा है, एक दिन में उसका काम हो जाएगा 2 यूनिट। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट, यानी कि वो 6 यूनिट काम एक दिन में कर रहे हैं। अब टोटल काम कितना निकाला हुआ हमने 20 यूनिट, तो हमारे पास अगर वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो 20 यूनिट काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 20.6 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3.33 डेज। ये टाइम लगेगा उनको इकट्ठे काम वो खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, स्मिथ बॉट अ बुक इन ₹50 एंड सोल्ड इट एट ₹80 बट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अमित क्या करता है कि 50 रुपए में किताब खरीदता है और उसको क्या करता है 80 रुपए में बेच देता है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जितने में वो खरीदता है वो कितने में खरीदता है 50 रुपए में, और सेलिंग प्राइस उसका कितना है 80 रुपीज में उसको बेच देता है। तो यहाँ पे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 80 - 50 विच इज इक्वल टू कितना है 30 रुपीज, यानी कि उसको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगी, विच इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला लगा के हम इसका आंसर निकालेंगे। 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 50 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहां से ये कट जाएगा 5 दूना 10 30 दूने 60% उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 18 - 2, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास शुरू हो रही है 8 + 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे +6 में है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बोर्ड मास वाला रूल यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 18 - 2 ऐसे ही रहेगा, 8 प्लस यहाँ पे 6 और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 2, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 3 तो हमारे पास 2 आ गया, मल्टीप्लाई में 3 - 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 + 6। अब 18 - 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे, 8 + 6 - 4 प्लस कितना आएगा 6, यहाँ पे 18 - 2, अब 8 और 6 14 -4 कितने बच जाएंगे 10 + 6 8 18 माइनस, यहाँ पे अब हम ब्रैकेट हमारे पास सोल्व हो गई है तो इसको हम जब बाहर लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 और 10 20 + 6, यहाँ पे इसको अब ऐड कर लेंगे 18 + 6 कितने हो जाएंगे 24 - 20 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा हमारे पास, ए मैन वॉक्स 9 माइल्स इन 3 आवर्स, हाउ फार डज ही वॉक इन 9 आवर्स। एक आदमी 3 घंटे में 9 मील की दूरी तय करता है, वो 9 घंटे चलने पर कितनी दूरी तय करेगा, हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर 9 मील वो चलता है तो 3 घंटे का समय लगाता है, यानी कि 1 घंटे में वो कितने मील चलता है 9/3 विच इज इक्वल टू 3 माइल्स। अब यहाँ पे वो 9 आवर्स में कितना चलेगा 3 × 9 विच इज इक्वल टू 27 माइल्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर 27 मील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि 5 के जो हमारे पास 5 मल्टीपल्स जो 6 के पहले 5 मल्टीपल्स है उनकी एवरेज क्या आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 6 के जो पहले 5 मल्टीपल्स होंगे वो कौन से होंगे 6 12 18 24 और 30, ये आ जाएंगे हमारे पास पहले 5 6 के मल्टीपल्स अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 90 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर ट्रेन कवर्स 36 किलोमीटर इन 2 आवर्स देन बट बिल विद इट्स स्पीड्स इन मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन क्या करती है हमारे पास 36 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है, हमें उसकी स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि डिस्टेंस कितना है उसका जो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 36 किलोमीटर, और जो टाइम लगा रही है वो कितना लगा रही है वो 2 आवर्स। तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है उसकी स्पीड बतानी है वो भी मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्पीड निकालेंगे इसकी किलोमीटर पर आवर में पहले, तो वो हो जाएगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 36/2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये आगे हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर ही आगे उसकी स्पीड। अब इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 से 18 कट जाएगा 5 मीटर पर सेकंड उस ट्रेन की स्पीड है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एमटीएस का जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है असम सर्कल का, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने डिपार्टमेंट के पहले पढ़ लिए है, पीए या पोस्टमैन की तैयारी आपने की है, उसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 किया है, तो अभी आप उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय आप मैथमेटिक्स और जीके की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, और उसको आप सिर्फ एक रिविजन की तरह देखिए कि आप उसको सिर्फ 1 या आधा घंटा लगा के पढ़िए, और जीके या मैथमेटिक्स की तरफ जहां पे आपकी कमी है उसको जरूर पूरा कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।